हेलो एंड वेलकम टू फार्मा करियर हब। मैं हूं डॉक्टर सोनल सोलंकी और आपका स्वागत है आज के वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर क्यूसी जॉब्स पार्ट 1। ओके, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यूसी जॉब पाने के लिए आपको कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो क्यूसी एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसकी वजह से ये जो वीडियो है ये काफ़ी पार्ट्स में मैंने बनाया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूसी में क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो क्यूसी में जैसे कि हमने पुराने वीडियो में देखा कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। ओके, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो क्यूसी लैब में रहते हैं तो उसमें कौन से इक्विपमेंट्स रहेंगे तो वो आपको पूछा जाएगा। देन उसके बाद कौन से इक्विपमेंट्स जैसे कि एनालिटिकल बैलेंस है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एफटीआईआर है। तो आज के वीडियो में हम उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था दोस्तों कि क्यूसी लैब में इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप क्यूसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्लीज़ ये सारे जो 10-12 इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं प्लीज़ इनके बारे में स्टडी करके जाइए। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आज के वीडियो में कंप्लीट नहीं हो तो कोई फिक्र मत करिए, अगले वीडियोज़ हम आपके लिए डेडिकेटेडली बना रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द HPLC, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। अगर ये आपने यूज़ नहीं किया हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो ये इसमें हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, HPLC के साथ साथ है UPLC। ओके, देन इज GC, दैट इज अ गैस क्रोमेटोग्राफी। देन देर इज अ UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ओके, देन देर इज अ FTI, दैट इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। ओके, उसके बाद है डिसोल्यूशन अपैरेटस, डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस। उसके बाद आता है फ्राइबिलेटर, कार्ल फिशर टाइट्रेशन। ओके, दैट इज अ कार्ल फिशर टाइट्रेटर। उसके बाद आता है मॉइस्चर बैलेंस। उसके बाद आता है TOC एनालाइजर एंड pH मीटर, हार्डनेस टेस्टर। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं एनालिटिकल बैलेंस। ओके, तो एनालिटिकल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपने फार्मेसी में भी फर्स्ट ईयर में आने के बाद देखा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। ओके, तो उसमें जो एनालिटिकल बैलेंस होता है ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, तो एक ऐसा बैलेंस जो एकदम प्रिसाइजली या एक्यूरेट मेजर करता है। ओके, तो ये सिर्फ सेंसिटिव ड्रग्स को जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में आप API प्रोडक्ट्स को वे कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है। ओके, और इसमें हाई एक्यूरेसी होती है। तो दैट इज़ वाई इसकी जो यूज़ है वो इसी में किया जाता है, R&D में या QC डिपार्टमेंट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। ओके, तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है? तो इसकी मिनिमम कैपेसिटी होती है 0.1 mg। ओके, तो 0.1 mg इसका लीस्ट काउंट है, ये इसकी मिनिमम कैपेसिटी है। ओके, और ये हाईली सेंसिटिव ड्रग या API जो होती है तो उसको मेजर करने के लिए एकदम स्मॉल क्वांटिटीज में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो API है, एक्सीपिएंट्स है या स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो प्रिपेयर किए जाते हैं 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर। ओके, सो ऐसे जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं तो वो उसके लिए आपको ऐसे बैलेंसेस जो हाईली सेंसिटिव बैलेंसेस है वो यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, तो ये फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग में, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी स्टडीज़ में, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन में, ये सारे जो बैलेंसेस होते हैं एनालिटिकल बैलेंसेस वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ ये कैसे कैलिब्रेट करना है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ओके, तो आप ये कहोगे कि मैम यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर बीफार्म में ही आपने सीखा है दोस्तों, बट ये फाइनल ईयर में आने तक आप भूल जाते हो इसको। ओके, और ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एनालिटिकल बैलेंस को आप कैसे कैलिब्रेट करोगे, आप pH मीटर को कैसे कैलिब्रेट करोगे। ओके, सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। ओके, सो कैलिब्रेशन इज डन यूजिंग द सर्टिफाइड वेट्स। ओके, तो आपको जैसे पता होगा कि ऑलरेडी जो वेट्स अवेलेबल है, जो सर्टिफाइड है, उसकी जो कैपेसिटी है वो तो वो उसके ऊपर रख के टेस्ट किया जाता है। ओके, सो प्लेस द बैलेंस इन अ स्टेबल एंड अ वाइब्रेशन फ्री सरफेस लेवल। ओके, उसके बाद आपको उसको वो बैलेंस को थोड़ा वार्म अप करना है, मतलब कि जब तक वो 0 आता है तब तक आपको पेशेंटली वेट करना है। उसके बाद आपको इंटरनल कैलिब्रेशन करना है। ओके, इंटरनल कैलिब्रेशन अगर अवेलेबल होता है तो आप उसमें कर सकते हैं, वो बैलेंस में वो फीचर होता है इंटरनल कैलिब्रेशन का। अगर वो होता है तो वो आपको प्रेस करना है तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली रिकैलिब्रेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये फीचर नहीं अवेलेबल हो तो आपको एक्सटर्नली अवेलेबल सर्टिफाइड स्टैंडर्ड के वेट्स जो होते हैं वो उसके ऊपर रखकर टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 5 ग्राम का रखा है तो उसका वेट 5 ग्राम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स यू इट शुड नॉट वे 5.05 और 5.110 और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, या कम भी वे नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसके साथ साथ ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब उसको आपको एक्यूरेसी के लिए चेक करना है अलग अलग पॉइंट्स पे। ओके, तो आप मिनिमम लेवल पे उसको चेक करो, या मिड पॉइंट पे चेक करो, या मैक्सिमम लेवल का वेट रख के उसके ऊपर चेक करो। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स है वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो रिजल्ट्स यहाँ पे रिकॉर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल में। ओके, आप रिजल्ट्स यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसकी वजह से आपका जो भी रिजल्ट फर्स्ट टाइम में आया, सेकेंड टाइम पे आया या थर्ड टाइम पे आया, वो आपको हर बार उसको डॉक्यूमेंट करना है। ओके, सो ये काम होता है एक क्वालिटी कंट्रोल फ्रेशर का, या ये काम होता है एक अप्रेंटिस का। ओके, तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से कैसे डिफरेंट होता है ये हमेशा पूछते हैं। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है एनालिटिकल बैलेंस में और एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। ओके, तो जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है तो वो 0.01 या मोर वे करता है। ओके, और जो एनालिटिकल बैलेंस होता है वो 0.1 mg तक मैक्सिमम इसको वे करता है। ओके, तो जो कैपेसिटी होती है वेइंग की तो वो अप टू सेवरल केजीज होती है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, वो अप टू 1000 केजीज या 500 kg तक भी वे कर सकता है। और जो एनालिटिकल बैलेंस है वो हार्डली 120-130 ग्राम तक ही मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स वे कर सकता है। ओके, इसके बाद जो सेंसिटिविटी होती है दोस्तों, तो वो एनालिटिकल बैलेंसेस जो हाईली सेंसिटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं वो कम सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो इसका जो यूज होता है तो वो एनालिटिकल बैलेंसेस होते हैं वो सिर्फ एपीआई एक्सिपिएंट्स या कैलिब्रेशन के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, या वाइल जो सिंपल बैलेंसेस होते हैं वो मल्टीपल पर्पस के वेट्स के लिए आप यूज कर सकते हो उसको। ओके, सिमिलरली जो आपका एप्लीकेशन होता है एनालिटिकल बैलेंस मोस्टली लैब में यूज होते हैं, जैसे कि QC QA लैब्स में यूज होंगे, R&D लैब्स में या एनालिटिकल वर्क करने के लिए यूज होंगे। और जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं वो बल्क मटेरियल्स या रूटीन यूज के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बिना हमारा एनालिसिस कंप्लीट ही नहीं होता, या तो बल्कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम जिसको कहते हैं वो एक्चुअली यूवी रेंज से में रन होने वाला होता है, इसकी वजह से हम उसको यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। ओके, तो अभी जो यूवी की जो रेंज होती है वो होती है 200 to 400 नैनोमीटर्स, इसीलिए हम उसको यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। अगर वो एक अलग रेंज में रन हो रहा हो तो उसको हम सिर्फ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट absorbed by the substance in UV or the visible range। ओके, तो UV की जो रेंज होती है वो कितनी होती है 200 to 400। ओके, और जो विजिबल रेंज होती है वो 400 to 700 या 800 तक होती है। ओके, और इंफ्रारेड की जो रेंज होती है वो कितनी होती है दोस्तों 200 to 400। ओके, तो इस रेंज में रन होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो इसकी वजह से उसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है, क्योंकि वो 200 to 400 के बीच में स्कैन करेगा आपके सारे सब्सटेंसेस को। ओके, तो ये जो यूवी है ये कौन से टाइप का यूवी होता है? तो मेनली 2 टाइप्स के यूवी होते हैं, वन इज अ सिंगल बीम एंड अदर इज कॉल्ड एज अ डबल बीम। ओके, तो आपको ये भी आना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट कहलाता है। तो सिंगल बीम में जैसे ही आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक लाइट सोर्स होता है और जब वो पास होता है ओके प्रिज्म से, तो यू कैन सी दैट इट इज पासिंग अगेन थ्रू वन सिंगल सैंपल। ओके, तो एक ही सैंपल में से वो पास होगा और उसका जो भी रीडिंग होगा वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रॉम प्रिज्म व्हेन द लाइट पासेस इट विल पास इनटू 2 डिफरेंट सैंपल्स। ओके, तो उसमें से एक जो सैंपल होता है वो होता है टेस्ट और दूसरा जो होता है वो आपका रेफरेंस सैंपल होता है, और फिर दोनों का जो रीडिंग होता है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है डिटेक्टर में, और फिर डिटेक्टर जो है वो उसमें से माइनस कर देगा स्टैंडर्ड का एब्सॉर्बेंस। ओके, तो ये जो होता है ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये हाईली इफेक्टिव होता है और मोस्टली इंडस्ट्रीज में डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ही यूज किया जाता है QC लैब में। ओके, तो QC लैब में हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों यूज करेंगे? तो अलग अलग ड्रग्स के एनालिसिस के लिए, API की एनालिसिस के लिए, फिर कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशंस में होते हैं तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूवी का यूज़ करते हैं, फिर ऐसे या प्यूरिटी टेस्टिंग के लिए भी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का हम यूज़ करते हैं। ओके, इसके साथ साथ अलग अलग काइनेटिक स्टडीज़ परफॉर्म करने के लिए या तो फिर एनालिटिकल मेथड्स को डेवलप करने के लिए भी हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं।
अभी हम इसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे, तो सबसे पहले को यूवी को ऑन करके आपको वो इंस्ट्रूमेंट को वार्म अप करना है। वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का एसओपी भी दिया जाएगा दोस्तों। अगर आपको यूवी नहीं आ रहा है, आपने यूज उसको नहीं किया है, तो वहाँ पे एक एसओपी होगा और जो ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजें भी सिखाई गई जाएंगी। सिर्फ आपको उसका जो थेरोटिकल पार्ट है वो आपको पढ़ के जाना है, वो आपको सीख के जाना है, उसका नॉलेज आपको लेके जाना है। ओके, तो यूवी जो है वो आपको सबसे पहले वार्म अप करना है। स्टार्ट करने के बाद उसके बाद एक अप्रोप्रिएट वेवलेंथ आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, आपको 200 to 400 का जो स्कैन है वो सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल बेसलाइन करेक्शन उसका रन करेंगे। तो बेसलाइन करेक्शन रन करने के लिए आप ब्लैंक का यूज करेंगे। ओके, जो सैंपल या रिएजेंट है इसमें आइदर डिस्टिल्ड वाटर का यूज करेंगे एज अ ब्लैंक सोल्यूशन, या जो भी बफर हो आप उसका यूज करेंगे और सैंपल करेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसका जो एब्सॉर्बेंस है वो 0 पे सेट करेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका बेसलाइन करेक्शन। तो आपकी जो बेसलाइन है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, वेवलेंथ एक्यूरेसी चेक। ओके, तो आपने जो वेवलेंथ है वो एक्यूरेटली चेक है, वो हो रहा है कि नहीं रन, वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाएंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आप यूज कर सकते हो। आइदर आप बफर्स बना सकते हो जो आईपी या बीपी में रेकमेंड किए हैं, और या तो फिर आप उसको होमियम ऑक्साइड फिल्टर की वेवलेंथ से वेरीफाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी चेक। ओके, तो आपको फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेंशन किया है आईपी में, तो वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उसका जो नोन कॉन्सेंट्रेशन है वो बनाना है अकॉर्डिंग टू आईपी, और उसके बाद उसका आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर वो एब्सॉर्बेंस उसका आ रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ हमें जो भी एब्सॉर्बेंस आता है वो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है, एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व बनाना है, और वो जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व है वो आपको प्लॉट करना है ग्राफिकली। ओके, एक्स एक्सिस पे उसका कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फिक्स्ड वैल्यू लेनी है, और वाई एक्सिस पे आपको एब्सॉर्बेंस लेना है। ओके, और वो जो कैलिब्रेशन कर्व होगा तो वो उसके एब्सॉर्बेंस जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, और वो जो कैलिब्रेशन है वो उसका जो ग्राफ होगा, उसकी जो स्ट्रेट लाइन होगी, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए दोस्तों। ओके, अगर वो कैलिब्रेशन की लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं होती है दोस्तों, देन इट विल नॉट फॉलो द बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, इसकी वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, तो ये जो कैलिब्रेशन कर्व होता है उसमें c दैट इज द इंटरसेप्ट वो 0 हो जाता है। ओके, तो अगर आपको पता होगा तो ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, उसमें जो y होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उसमें जो y होता है वो आपका हमेशा एब्सॉर्बेंस होता है, और mx दैट इज m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, x इज द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो x कॉन्सेंट्रेशन है, y एब्सॉर्बेंस है, m स्लोप है, और जो c होता है वो है इंटरसेप्ट। ओके, तो c इज इक्वल टू 0 का मतलब ही यही होता है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके हमेशा ओरिजिन से पास होनी चाहिए, तो आपका इंटरसेप्ट 0 होगा। ओके, तो इस केस में y इज इक्वल टू mx इतना ही इक्वेशन रहता है। तो अगर एक बार आपको स्लोप पता चल जाता है और अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन या एब्सॉर्बेंस होता है, तो उसके साथ साथ आप अननोन कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग द कैलिब्रेशन कर्व। ओके, तो एक बार स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट हो गया, उसके बाद आप अननोन ड्रग का कैलिब्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ आगे का नेक्स्ट सवाल जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। तो आपको अगर बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ अगर आपको नहीं आएगा तो डिफिकल्ट होगा, तो आप ये जान लीजिए व्हाट इज बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, तो द बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट एब्सॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्यूशन is directly proportional to the concentration of the absorbing species and the path length of a cell. ओके, तो एग्जैक्टली यही बात अभी हमने की है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एब्सॉर्बेंस बढ़ेगा। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पे बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ में बताई है कि जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है तो वैसे वैसे उसका एब्सॉर्बेंस बढ़ना चाहिए। ओके, और एब्सॉर्बेंस आपको कितना बढ़ना चाहिए, कब तक ये एब्सॉर्बेंस बढ़ना चाहिए, तो एब्सॉर्बेंस शुड बी टेकन अप टू 1। ओके, तो 1 जब तक एब्सॉर्बेंस 1 ना हो तब तक आपको कैलिब्रेशन स्टॉप नहीं करना है, तब तक आपको रीडिंग लेना है। ओके, एक बार 1 के ऊपर अगर रीडिंग चला जाता है तो आपको वहां पे स्टॉप करना है, वो सॉल्यूशन वापस लेना है, उसको डाइल्यूट करना है और उसके बाद वो रिकैलिब्रेट करके आपको वापस उसका रीडिंग लेना है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, ओके, इट इज अप टू 1। ओके, 1 के तक वो लिनियर रहेगा बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, उसके बाद वो जो ग्राफ है वो एकदम कर्विलिनियर वो या स्टेशनरी कैसे भी हो जाएगा, इसकी वजह से हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, इसीलिए अप टू 1 ही हम उसका एब्सॉर्बेंस लेते हैं दोस्तों। ओके, सो ये तो आपका बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ रहा।
ओके, उसके साथ साथ नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। Okay, so the next instrument, it is called as a FTIR, that is a Fourier transform infrared. Okay, तो ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, जैसे आपने यूवी का देखा था। ओके दोस्तों, तो आईआर की जो स्कैनिंग रेंज होती है वो 700 ऑनवर्ड्स होती है। ओके, 700 नैनोमीटर्स अप टू 1 लाख या 10 लाख नैनोमीटर्स तक आईआर की रेंज होती है। ओके, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है आईआर? एफटीआईआर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो एफटीआईआर हमें रॉ मटेरियल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, एपीआई के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, फिर इम्प्योरिटीज़ या कंटामिनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए, फिर उसके बाद कंपैटिबिलिटी स्टडीज़ करनी होती है, ड्रग और एक्सिपिएंट्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, तो वो चेक करने के लिए हम एफटीआईआर का यूज़ करते हैं। ओके, और ये एक रूटीन एनालिसिस में भी क्यूसी या आरएनडी के इसमें यूज़ होता है रूटीन वर्क के लिए भी। ओके, और मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं एफटीआईआर के? तो एफटीआईआर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो आईआर, दैट इज द इंफ्रारेड लैम्प। ओके, जैसे ही नाम में है उसका, तो वो जो इंफ्रारेड लैम्प है वो एक ब्रॉडबैंड इंफ्रारेड रेडिएशन सिग्नल करता है या रेडिएट करता है। उसके बाद एक फिल्टर होता है जिसको हम कहते हैं इंफेरोमीटर। ओके, तो ये इंफेरोमीटर जो होता है, ये जो स्प्लिट करता है बीम को, आईआर बीम को, और फिर ये जो आईआर बीम है वो सैंपल कंपार्टमेंट में एंटर करेगा। ओके, और सैंपल कंपार्टमेंट में ये इंटरैक्ट करेगा आईआर रेंज, ओके, with the sample and it will absorb the specific wavelength. ओके, तो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है वो एब्सॉर्ब कर लेगा वो, और उसके साथ ही जो डिटेक्टर है वो अपना जो रीडिंग है या रिस्पॉन्स है वो दे देगा। ओके, तो डिटेक्टर में से ये सैंपल लाइन पास होगी। ओके, तो ये जो और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। ओके, और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर ये हमें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ये डिटेक्ट होगा कि कौन से वेवलेंथ पे कौन सा पीक डिटेक्ट हुआ है, और उसके साथ साथ वो एक लैंग्वेज होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग ये लेवल पे है, या सी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग ये रेंज में है। ओके, तो ये जो रेंज है ये फॉर्म में हमें पता चल जाता है कि कौन से कंपाउंड्स वो पर्टिकुलर ड्रग या एपीआई में प्रेजेंट है। ओके, तो ये रहा आपका एफटीआईआर। तो एफटीआईआर को बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों। उसके साथ साथ अभी एफटीआईआर कब यूज़ करना चाहिए और यूवी कब यूज़ करना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, तो जैसे ही मैंने कहा कि वेवलेंथ या वेवलेंथ में फ़र्क है। जो यूवी है वो हम 200 to 800 नैनोमीटर्स में यूज़ करते हैं, और टू बी वेरी स्पेसिफिक जो यूवी है वो पर्टिकुलरली 200 to 400 नैनोमीटर्स में यूज़ करेंगे, और जो 400 to 800 है वो विजिबल रेंज है। ओके, तो हम जो यूवी यूज़ करते हैं वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसीलिए यहाँ पे 200 to 800 डायरेक्टली यूवी विजिबल का रेंज दिया गया है। ओके, वैसे ही जो एफटीआईआर है उसका रेंज होता है 400 to 4000 सेंटीमीटर ऑनवर्ड्स। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यूनिट्स का डिफरेंस है, सेंटीमीटर है यहाँ पे दिया हुआ एफटीआईआर के लिए। ओके, तो जब मैंने आपको कहा था तो वो 800 ऑनवर्ड्स जो स्टार्ट होता है वो एफटीआईआर का रेंज स्टार्ट होता है, दोनों ही सही है। ओके, उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है दोनों का क्या होता है, जो यूवी होता है वो एब्सॉर्ब करता है यूवी लाइट को, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कॉज करते हैं। ओके, और जो आईआर होता है वो एब्सॉर्बेंस मेजर करता है आईआर रेडिएशन का, और जो इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, तो वो जो वाइब्रेशन है वो उसको मेजर करेगा, और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ वी कैन सी इट। ओके, सो इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है हमें, तो जो यूवी है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कि कितना ड्रग उसमें प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और यूवी जो है वो हम मोस्टली क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये फाइंड करने के लिए। तो एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। उसके बाद में जो सैंपल रिक्वायर्ड होता है यूवी में, तो वो एकदम क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। बहुत डार्क कलर के सॉल्यूशन हम यूवी में प्रीफर नहीं करते, यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, वैसे ही जो आईआर होता है तो वो सॉलिड के साथ भी हम वर्क कर सकते हैं, लिक्विड आईआर भी ले सकते हैं और गैशियस आईआर भी ले सकते हैं। इसमें सैंपल का मिनिमम प्रिपरेशन रहता है। ओके, जैसे यूवी में आपको वो सैंपल प्रिपेयर करने के लिए उसका प्रॉपर डाइल्यूशन करना पड़ता है और फिर उसको यूज़ करना पड़ता है, तो वैसा आपको आईआर में कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके, उसके बाद जो स्पेक्ट्रम होता है, तो जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो हम लोग कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, एब्सॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। ओके, एब्सॉर्बेंस वर्सेस उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग प्लॉट करता है
करते हैं, वैसे ही FTIR में हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर, तो इस तरीके का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं FTIR में। उसके बाद हमने एप्लीकेशन में भी देखा था कि जो UV है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, एसे प्रिपरेशंस के लिए यूज़ होता है, ओके, परसेंटेज प्योरिटी के लिए, कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिनेशन के लिए, ये सब यूज़ होता है UV का। वैसे ही FTIR का यूज़ क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, प्योरिटी चेक करने के लिए, ओके, तो इसका ये यूज़ होता है। तो अभी FTIR जैसे वर्क करता है वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देख ही लिया है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं वाई इज FTIR कंसिडर्ड एज अ फिंगरप्रिंट टेक्निक। ओके, तो ये FTIR को एज अ फिंगरप्रिंट हम क्यों यूज़ करते हैं, ओके, इसको हम फिंगरप्रिंट टेक्निक क्यों कहते हैं। ओके, तो इसका प्रोबेबल आंसर ऐसा हो सकता है कि एवरी कंपाउंड हैज़ अ यूनिक इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन पैटर्न। ओके, हर जो कंपाउंड होता है उसका एक यूनिक एब्सॉर्प्शन पैटर्न होता है। ओके, और जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो एक यूनिक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही एब्सॉर्ब होते हैं। ओके, तो वो कौन से वेवलेंथ में एब्सॉर्ब होते हैं, 1500 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये रेंज में हर एक कंपाउंड अपना वाइब्रेशन शो करता है। ओके, और वो जो वाइब्रेशन है वो FTIR जो कैच करता है उसको। ओके, सो FTIR विल डिटेक्ट द absorbance band in a highly specific manner, okay, which can identify the compound precisely by the comparison with the reference spectrum। ओके, तो हम वो कंपाउंड का एक रेफरेंस स्पेक्ट्रम होता है, उसके साथ साथ हमारे कंपाउंड का जो रेफरेंस स्पेक्ट्रम है वो उसके साथ साथ ऐसा मैच करके देख लेंगे। ओके, उसके साथ साथ मतलब कि CH बॉन्ड यहाँ पे है क्या, फिर C डबल बॉन्ड यहाँ पे है क्या, वो कौन से इस पे एब्सॉर्ब हुआ है, तो दोनों में वो जो चीज़ें हैं वो इसकी तरह ऐसे मैच करके देखी जाती है। ओके, इसकी वजह से वो जो FTIR है उसको हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, क्योंकि अगर एक भी पीक उसमें नहीं होगा तो वो भी तुरंत ही डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, तो वो जो कंपाउंड है उसके स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। ओके, तो वो फंक्शनल ग्रुप अगर एब्सेंट रहा तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा कंपाउंड है ही नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर कंपाउंड X नहीं है, वो Y है। ओके, इसका मतलब ये होता है। तो इसकी वजह से जो FTIR है उसको फिंगरप्रिंट टेक्निक ही कंसिडर किया जाता है। वो एक हाईली इफेक्टिव टेक्निक है डिटर्मिनेशन के लिए। तो एडल्ट्रेटेड कंपाउंड्स जो है ये फाइंड करने के लिए भी FTIR बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और अगर हमारा ड्रग कंपाउंड किसी एक्सीपिएंट के साथ भी अगर कभी रिएक्ट करता है तो उसका फंक्शनल पीक चेंज हो जाता है, तो ये भी यहाँ पे डिटेक्ट होता है। इसकी वजह से FTIR जो इट इज़ कंसिडर्ड अ हाईली इफेक्टिव फिंगरप्रिंट टेक्निक। ओके, अभी इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉइस्चर डिटर्मिनेशन की तरफ। ओके, सो व्हाट इज मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। ओके, तो मॉइस्चर डिटर्मिनेशन क्या है। ओके, तो हर एक कंपाउंड जो होता है उसमें अगर मॉइस्चर का प्रेजेंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम होगा। अगर फिनिश्ड गुड में या टैबलेट में अगर मॉइस्चर रह जाता है तो वो टैबलेट लॉन्ग रन में खराब हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, इसमें फंगस ग्रो हो सकता है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी हो सकता है। ओके, इसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रॉ मटेरियल्स के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए, या स्टेबिलिटी चेक करने के लिए प्रोडक्ट की। ओके, या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो वो करने के लिए हमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो पता होना चाहिए। ओके, सो ऐसे कौन से मेथड्स है जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट वो पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या है। ओके, तो अलग अलग मेथड्स है दोस्तों। तो पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं लॉस ऑन ड्राइंग, जिसको LOD भी आप कहते हो। ओके, तो ये जो आपका सिंपल मेथड है हॉट एयर ओवन का, वो टेक्निक से भी आप लॉस ऑन ड्राइंग फाइंड करते हो कि पहले कंपाउंड का वेट कितना था और बाद में ओवन में रखने के बाद उसका वाटर कंटेंट जो है वो कम हो गया और अब कंपाउंड का वेट कितना है, तो वो टेक्निक को हम LOD टेक्निक कहते हैं। ओके, सो सेकंड मेथड जो है वो उसको कहते हैं हम कार्ल फिशर टाइट्रेशन टेक्निक। तो इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक या कूलोमेट्रिक मेथड से फाइंड करते हैं कंपाउंड का वॉल्यूम कितना बढ़ गया या कम हुआ है। ओके, तो उसमें से हम टाइट्रेटर से फाइंड आउट करते हैं, कार्ल फिशर टाइट्रेटर। थर्ड टेक्निक जो होता है उसको कहते हैं इंफ्रारेड मॉइस्चर एनालाइजर। ओके, उसको IR मॉइस्चर एनालाइजर भी कहते हैं। ओके, सो ये एक रैपिड ड्राइंग टेक्निक है। IR हीट की वजह से आप कंपाउंड को रैपिडली उसके अंदर का मॉइस्चर है वो ड्राई कर लेते हो। उसके बाद अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि GC है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो वो एक वोलाटाइल कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। वैसे एक टूलिन डिस्टिलेशन मेथड है, वो हम ट्रेस जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हमारे सैंपल्स में या मॉइस्चर होता है जो सॉल्वेंट्स में होता है स्पेशली, वो डिटेक्ट करने के लिए टूलिन डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है डीन स्टार्क मेथड। तो वो स्पेशली ऑयली कंपाउंड्स या लिक्विड कंपाउंड्स में से जो मॉइस्चर है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है।
ओके। तो ये तो रहे डिफरेंट टेक्निक्स मॉइस्चर डिटरमाइन करने के। ओके, तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है मॉइस्चर, मैंने आपको बताया दोस्तों कि मॉइस्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, उसके साथ साथ ही वो आपके फ्लो प्रॉपर्टीज को टैबलेटिंग में अफेक्ट करता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी को अफेक्ट करता है। ओके, फिर टैबलेट्स जो होते हैं उसकी हार्डनेस या स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, या अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी हो सकता है। ओके, तो लॉस ऑन ड्राइंग और लॉस ऑन लिमिट ऑफ क्वांटिटिएशन दैट इज LOQ, LOD एंड LOQ, वो क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो लॉस ऑन ड्राइंग इज अ वेट लॉस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज कैलकुलेटेड बाय ड्राइंग द सैंपल एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यूजुअली 105 टू अ कांस्टेंट वेट, एंड इट इंक्लूड्स द मॉइस्चर एंड अदर वोलाटाइल मैटर। ओके, तो वो जो लॉस ऑन ड्राइंग है तो हम यूजुअली 105 डिग्री पे करते हैं, और उसमें 105 डिग्री पे हीट करने के बाद उसका जो वाटर है वो कितना लूज हुआ है ये हम फाइंड करते हैं पर्टिकुलर फॉर्मूला से। ओके, तो वैसे ही लिमिट ऑफ क्वांटिटिएशन क्या है, दैट इज अ LOQ। Okay, so it is the lowest amount of analyte which is present in a sample which can be quantitatively determined by acceptable accuracy and precision. Okay, तो कितनी क्वांटिटी अंदर प्रेजेंट है तो वो हम फाइंड करते हैं क्वांटिटेटिवली। ओके, विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हमें पता चलता है कि अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर एनालाइट की या सब्सटेंस की। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड। ओके, सो मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए सबसे यूनिक और आइडियल मेथड है। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेटर जो कार्ल फिशर टाइट्रेटर, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो उसको कि यहाँ पे एक ब्यूरेट होती है। ओके, इसमें आपने टाइट्रेंट फिलअप किया है, सॉल्वेंट बॉटल होती है और एक ड्राइंग ट्यूब होती है। ओके, इसके साथ साथ जो अलग आपने देखा है एक ग्लास वेसल है या ग्लास बीकर है, उसमें आपका इलेक्ट्रोड है, जिसमें एक स्टरर भी है, और टाइट्रेशन वेसल जिसमें जो आपका सैंपल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो टाइट्रेशन में आपने ऊपर से जो भी डाला है वो यहाँ पे ऐड होगा, और उसके बाद जो टाइट्रेंट है उसका वॉल्यूम यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो टाइट्रेटर को पहले आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो उसमें आपको रिएजेंट फिलअप करना है और एक्सट्रीमली इंश्योर करना है कि वो सिस्टम टोटली ड्राई हो। अब ये सिस्टम आप मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कार्ल फिशर में यूज़ होने वाले सारे अपैरेटसेस है वो कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए। ओके, इट शुड बी ड्राई ऑल्सो एंड इट शुड बी बबल फ्री ऑल्सो। ओके, तो स्टैंडर्डाइज द टाइट्रेंट, तो टाइट्रेंट को अभी हम स्टैंडर्डाइज करेंगे नोन अमाउंट ऑफ वाटर क्वांटिटी के साथ। उसके बाद जो सैंपल है उसको हम वे करेंगे, जो सैंपल का जो इंट्रोड्यूस किया है आपने वो एक्यूरेटली आप उसको में सैंपल वे करेंगे और उसमें आप टाइट्रेशन वेसल में उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आप टाइट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सैंपल है वो टाइट्रेट करेंगे आप कार्ल फिशर रिएजेंट से। ओके, तो जो ब्यूरेट में आपने भरा हुआ है, ओके, सो दैट विल बी द टाइट्रेंट। ओके, एंड यू विल टाइट्रेट इट विद द कार्ल फिशर टाइट्रेंट। ओके, और उसका एंड पॉइंट कब आता है, तो एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड पोटेंशियोमेट्रिकली व्हेन ऑल द वाटर रिएक्ट्स। ओके, तो पोटेंशियोमेट्रिकली डिटेक्ट करेगा, तो पोटेंशियोमीटर है ये। ओके, और ये इसका प्रिंसिपल है कि ये पोटेंशियोमेट्रिकली वाटर कंटेंट जो भी है वो डिटेक्ट करेगा। ओके, फिर उसका रिजल्ट कैलकुलेशन हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज पे या पार्ट्स पर मिलियन में। ओके, कि कितना टाइट्रेंट का वॉल्यूम यूज हुआ है, जैसे हम नॉर्मल टाइट्रेशन में करते हैं। ओके, तो इसमें प्रिकॉशंस क्या यूज करने चाहिए, जब भी आप कार्ल फिशर का टाइट्रेशन यूज करो तो आपके सारे इक्विपमेंट्स कंप्लीटली ड्राई होने चाहिए, उसमें तो कोई भी मॉइस्चर का ट्रेस नहीं होना चाहिए, बबल फ्री होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, ग्लासवेयर सारा, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड कार्ल फिशर रिएजेंट ही हर बार आपको यूज करना है। ओके, जो वेसल्स है वो आपको टाइटली क्लोज करने हैं, एयर या मॉइस्चर के साथ का कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है आपको, और उसके साथ साथ जो भी आप सॉल्वेंट यूज करने वाले हो वो उसका रिएक्शन किसी और के साथ, एयर के साथ या वाटर के साथ नहीं हुआ होना चाहिए। ओके, और स्टरिंग जो है वो प्रॉपरली अंदर होना चाहिए। ओके, अभी ये जो कार्ल फिशर मेथड है ये हम प्रिफर क्यों करते हैं लॉस ऑन ड्राइंग पे। ओके, सो हमेशा ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि जब आप हॉटर ओवन में कर सकते हो तो आप कार्ल फिशर पे यूज क्यों करते हो। ओके, क्योंकि कार्ल फिशर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है मॉइस्चर के लिए। ओके, तो ये आपको हाईली एक्यूरेट रीडिंग्स भी देगा, और उसकी सेंसिटिविटी लॉस ऑन ड्राइंग या हॉटर ओवन से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, और आपके रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी क्विक आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हॉट एयर ओवन में आपको उसको प्री हीट करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा। ओके, तो उसमें टाइम चला जाएगा मिनिमम 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स जो भी है वो। ओके, उसमें ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं और हाईली एक्यूरेट कंपाउंड है, और इसमें थर्मल डिग्रेडेशन भी नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट है, ड्रग है, एपीआई है, उसका थर्मल डिग्रेडेशन इसमें नहीं होगा, इसकी वजह से आप इसको प्रिफर करते हो, और स्पेशली यूज़ करते हो R&D में,
और रूटीन एनालिटिकल वर्क है क्यूसी का रॉ मटेरियल डिटेक्शन के लिए, आप कार्ल फिशर का यूज़ करते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो मेथड है मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए, उसको हम मॉइस्चर बैलेंस कहेंगे। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मॉइस्चर बैलेंस क्या है? तो मॉइस्चर बैलेंस इज अ लैब इंस्ट्रूमेंट used to determine the moisture content of a sample by measuring the weight loss that occurs when the moisture is evaporated under controlled heating conditions. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉइस्चर बैलेंस में आपने आपके सब्सटेंस को रखा है और फिर आप उसको हीट करने वाले हो एंड फाइंड करने वाले हो कि कितना मॉइस्चर जो है वो लूज हो रहा है आफ्टर कंट्रोल्ड हीटिंग कंडीशन। मतलब कि आप उसको प्रॉपरली हीट करने के बाद उसका मॉइस्चर इवेपोरेट होने के बाद का वेट क्या है। ओके, सो इसका प्रिंसिपल यही है कि जो मॉइस्ट सैंपल आपने लिया है आप इसको हीट करोगे यूजिंग द हैलोजन लैम्प और द आईआर लैम्प, और उसके बाद जो भी मॉइस्चर होने के बाद आप उसका वापस वेट लॉस का रीडिंग लोगे। ओके, उसके बाद ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो दिस इज मॉइस्चर बैलेंस इज यूज टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज फॉर द रॉ मटेरियल्स फॉर द ग्रैन्यूल्स बिफोर कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, तो कॉम्प्रेशन होने से पहले जो ग्रैन्यूल्स है वो उसमें टोटली ड्राई होने चाहिए, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये यूज़ होता है फूड, केमिकल, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के लिए और क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के लिए। ओके, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो R&D में स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल लैब में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज कि आपको ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि अगर कौन सी चीज़ है तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए ड्राइंग के लिए। ओके, तो ओके, सो देखते हैं दोस्तों कि आपको कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, तो 4 मेथड्स है, कार्ल फिशर टाइट्रेटर है, मॉइस्चर बैलेंस है, हॉट एयर ओवन है या इंफ्रारेड मॉइस्चर एनालाइजर है। ओके, ये 4 चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ कब यूज़ करोगे और इसके प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो कार्ल फिशर का प्रिंसिपल तो हमने देख ही लिया था। ओके, तो जब आयोडीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो मेजर करेगा ओके, कितना फ्री कंटेंट या कितना वाटर बाउंड है अंदर। ओके, तो वो आपका सैंपल से डिटेक्ट हो जाएगा। तो जो आंसर है आपको वो वाटर का पार्ट्स पर मिलियन में और या परसेंटेज में मिल जाएगा। ओके, जो मॉइस्चर बैलेंस है तो उसमें हम हैलोजन या आईआर लैम्प यूज़ करते हैं हीटिंग करने के लिए। कंट्रोल्ड कंडीशंस पे आप वो मॉइस्चर वाले सब्सटेंस को रख देते हो और उसके बाद हीट करने के बाद आप चेक करते हो कि मॉइस्चर कंटेंट का लॉस कितना हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हॉट एयर ओवन, तो वो आप मेजर करते हो कि टोटल मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट लॉस कितना है। ओके, सो जो ड्राई सब्सटेंसेस है जो यूजुअली डिग्रेड नहीं होते हैं तो वही सब्सटेंसेस रख सकते हो आप अंदर हॉट एयर ओवन में। और हॉट एयर ओवन का तो आपको पता ही है कि इसमें आप लिक्विड्स या तो फिर ऑयली सब्सटेंसेस आप नहीं रख सकते, तो इसके लिए आप कार्ल फिशर टाइट्रेटर यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद इंफ्रारेड मॉइस्चर एनालाइजर क्या मेजर करता है? तो वो आपका मेजर करता है मॉइस्चर कंटेंट कितना है डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज वेट लॉस ऑफ अ सैंपल। ओके, तो सैंपल में कितना वेट लॉस हुआ है तो वो आपका डिटरमाइन करने के लिए इंफ्रारेड मॉइस्चर एनालाइजर का यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्रीली यूज विद कार्ल फिशर और द मॉइस्चर बैलेंस। ओके, तो इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप शेयर करिए ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को और चैनल भी सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन भी डेफिनेटली दबाइए। थैंक यू सो मच।
ओके ना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट। ओके तो मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पे होता है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके तो मॉइस्चर कंटेंट यूजुअली जो सैंपल्स में होता है, फिनिश प्रोडक्ट्स में होता है, स्टेबिलिटी के प्रोडक्ट्स में होता है, या एपीआई में होता है, रॉ मटेरियल्स में होता है। ओके सो ये सब डिटेक्ट करने के लिए कोई तो एक सिस्टम प्लेस पे होनी चाहिए, उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ओके तो मॉइस्चर कंटेंट हम अलग अलग तरीकों से डिटेक्ट करते हैं दोस्तों। ओके तो उसमें से एक तरीका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है वो है कार्ल फिशर टाइट्रेशन। ओके so what is a Karl Fisher moisture determination technique and what is a Karl Fisher titrator, तो वो ज़रा देख लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके सो कार्ल फिशर का जो मॉइस्चर डिटेक्शन का प्रिंसिपल है तो वो हम देख लेते हैं।